गुड मॉर्निंग। जो हमारा लेसन है देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, इसके क्वेश्चन आंसर करने के साथ साथ हम इस लेसन के कुछ शॉर्ट नोट्स और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस लेसन के, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ, क्योंकि पूरे लेसन को पढ़ना और एग्ज़ाम के टाइम रिवाइज़ करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं लेसन में से, अगर हम उनको शॉर्ट टाइम में देखना चाहें और अगर हमें कुछ चीज़ों में कन्फ्यूजन हो तो हम इन नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं, ताकि जब हम इन नोट्स को देखेंगे तो हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। हम 15-20 मिनट में पूरा ही लेसन हम इसमें रिवाइज़ कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें नोट डाउन करे हैं जो हमारे लेसन में इम्पॉर्टेंट है, तो हम उनको यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं लेसन में वो है अंग्रेज़ों का भारतीय शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक अंग्रेज़ व्यक्ति कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था पहले वो बंगाल में था, क्योंकि बंगाल में ही सबसे पहले कलकत्ता में अंग्रेज़ों ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो वहीं पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी और वहाँ पे ये जूनियर जज के पद पर तैनात थे। ये कानूनविद होने के साथ साथ भाषाविद भी थे, यानी कि इनको कानूनों की नॉलेज होने के साथ साथ भाषाओं की भी बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ग्रीक और लैटिन भाषाओं का अध्ययन किया था। इसके अलावा वे फ्रेंच, अरबी, फ्रांसीसी, फारसी और संस्कृत का भी ज्ञान रखते थे। हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नेथेलियन होल्डेड भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी रचनाओं का अंग्रेज़ी में अनुवाद कर रहे थे। यानी कि जो कोलब्रुक हैं और होल्डेड हैं, ये भी अंग्रेज़ व्यक्ति थे। इन्होंने भारत की बहुत सारी मूल्यवान जो रचनाएं थी जो कि संस्कृत और फारसी में लिखी गई थी, उनका उन्होंने अंग्रेज़ी में ट्रांसलेशन किया। इन लोगों के साथ मिलकर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्र का प्रकाशन शुरू किया। यानी कि इन्होंने यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल रखा। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी जो भी लैंग्वेजेस थी और रचनाएँ थी उनका उन्होंने अध्ययन करना स्टार्ट किया। 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। 1751 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 19वीं सदी के शुरुआत में बहुत सारे अंग्रेज़ अफसर शिक्षा के प्राच्यवादी ज्ञान को त्रुटियों से भरा और अवैज्ञानिक मानते थे। यानी कि वो ये मानते थे कि जो भी प्राचीन शिक्षा पद्धति है या प्राचीन ज्ञान है जो भारत में दिया जाता है, वो सबका सब गलतियों से भरा हुआ है और सही नहीं है। वो ऐसा मानते थे और यही विचार को उन्होंने इंडिया में भी फैलाने की कोशिश की। जेम्स मिल ने सुझाव दिया कि शिक्षा के ज़रिए उपयोगी व व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान दिया जाए और भारतीयों को पश्चिमी वैज्ञानिक सफलताएं पढ़ाई जाए। तो वो ये मानते थे कि भारतीयों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो कि उनके काम की हो और उन्हें ऐसी चीज़ें सिखाई जाएं जो कि अंग्रेज़ी शासन में उनकी मदद कर सकें, और भारतीयों को पढ़ाया जाए कि जो पश्चिमी देशों की जो भी सफलताएं हैं, जो भी अलग अलग क्षेत्रों में हैं, तो उनकी उनको कथाएं या महानता दर्शाई जाए एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए, ताकि वो मानसिक रूप से भी पश्चिमी ज्ञान को महत्व दे सकें। 1830 के दशक में थॉमस बेम्बिक्टन मैकॉले ने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूची देशी साहित्य के बराबर है। यानी कि वो इस देखिए स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि वो ऐसा मानते थे कि जो इंग्लैंड का या जो पश्चिमी देश हैं, यूरोपीय देश हैं, उनका साहित्य भारत के साहित्य से बहुत ज़्यादा अच्छा है। यानी कि ऐसा इस लाइन से वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम किसी भी लाइब्रेरी का एक खाना ही देख लें, उसमें जितनी किताबें होंगी जो भारत में और अरब देशों में जितनी भी किताबें आज तक लिखी गई हैं, वो भी उनका मुकाबले में अच्छी ही होंगी। यानी कि उन्होंने हर तरीके से दर्शाने की कोशिश की कि यूरोप का, इंग्लैंड का और जो पश्चिमी देश है उनका साहित्य भारत के साहित्य से काफ़ी ज़्यादा आगे है और बेहतर है। मैकॉले ने भारतीयों को अंग्रेज़ी भाषा में शिक्षा देने पर बल दिया।
मैकॉले ने मिनट्स के आधार पर 1835 का अंग्रेज़ों का शिक्षा अधिनियम पारित किया। ये एक तरीके का उन्होंने नीति बनाई थी जिसको भारत की शिक्षा नीति कहा जाता है 1835 की। इसका नाम मैकॉले के मिनट्स या मैकॉले का विवरण भी कहा जाता है इसे। साथ ही इन्होंने ये फैसला किया कि अंग्रेज़ी को उच्च शिक्षा का माध्यम और कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन ना दिया जाए। तो वो ये कहते थे कि अंग्रेज़ी शिक्षा को ही उच्च शिक्षा में महत्व देना चाहिए, और जो भी इंडिया के जो पुराने या जो यहाँ के ट्रेडिशनल कॉलेज हैं इनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। जो भी भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाने में या भारतीय भाषाओं के माध्यम से जिसमें विषयों को पढ़ाया जाता है उनको ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। अंग्रेज़ी शिक्षा वाले संस्थानों को ही ज़्यादा महत्व देना चाहिए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। मतलब इन्होंने ये बोला कि जो भारत के उच्च शिक्षा संस्थान है जो कि भारतीय भाषाओं में पढ़ाते हैं वो सब के सब अंधकार के मंदिर है, यानी कि यहाँ से जो भी लोग पढ़ रहे हैं वो अंधकार में ही रहेंगे, उन्हें कुछ भी आगे की नॉलेज नहीं होगी। यानी कि इस तरीके की बातें उन्होंने उस समय अपनी इस नीति में कही। वुड डिस्पैच घोषणा पत्र या वुड का नीति पत्र 1854। तो 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। इसे कंपनी के नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किया। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। वुड के नीति पत्र में यानी कि उस लेटर में यह भी तर्क दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीय नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। यानी कि वो खुद ही अपनी तारीफ करते थे और कहते थे कि यूरोपीय शिक्षा जो होगी उससे भारतीयों का जो नैतिक है उनका विकास होगा। यानी कि अभी जो भारतीय हैं जो कि प्राचीन व्यवस्था में पढ़ रहे हैं, प्राचीन शिक्षा पद्धति से, वो उतने नैतिक रूप से डेवलप नहीं है। वो कैसे डेवलप हो पाएंगे जब उन्हें यूरोपीय या इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम से पढ़ाया जाएगा। 1854 के नीति पत्र के बाद सरकारी शिक्षा विभागों का गठन एवं विश्वविद्यालय शिक्षा विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 के सिपाही विद्रोह के समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। यानी कि जो मेजर सिटीज़ थे 1857 के समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ स्थापित की गई जिसमें कि इंग्लिश या यूरोपियन या ब्रिटिश सिस्टम की एजुकेशन देने का व्यवस्था इन विश्वविद्यालयों में की गई। ईसाई प्रचारकों ने तर्क दिया कि नैतिकता उत्थान ईसाई शिक्षा के द्वारा ही संभव है। ईसाई प्रचारकों ने सेरामपुर जो कि कलकत्ता में है उसमें पहला अपना मिशन खोला विलियम कैरी की मदद से। सेरामपुर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ, यानी कि जो भारत की पुरानी स्थानीय पाठशालाएं थी अब उनका क्या हुआ। विलियम एडवर्ड ने इसके बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए एक ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार का दौरा किया। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र हैं जिनमें आम तौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जाती थीं। कई पाठशालाएं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। ना इनमें बच्चे की फीस निश्चित थी, ना ही किताबें, ना ही इमारत, ना ही बेंच कुर्सियाँ और ना ही ब्लैक बोर्ड होते थे। इन पाठशालाओं में अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी व सालाना इम्तिहान और समय सारणी की कोई व्यवस्था नहीं थी। शिक्षा का माध्यम मौखिक था, यानी कि बोल बोल कर ही शिक्षा दी जाती थी। नई शिक्षा दिनचर्या व नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, परंतु 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला किया। सबसे पहले कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया और प्रत्येक पंडित को 4-5 स्कूलों की देखरेख का जिम्मा सौंपा जाता था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर स्कूल रिपोर्ट भेजें, कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं।
अध्यापन पाठ्य पुस्तकों से कराएं और विद्यार्थियों की प्रगति मापने के लिए वार्षिक परीक्षाएं कराई जाएं। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, यानी कि फीस दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान यानी कि सरकार की तरफ से मदद भी मिलने लगी। महात्मा गांधी के अंग्रेजी शिक्षा के प्रति विचार। तो महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा यानी कि जो ब्रिटेन की तरफ से दी जा रही शिक्षा है उसने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। हीनता मतलब उनके आत्मसम्मान को उन्होंने चोट पहुंचाई है कि वो अपने बारे में अब अच्छा फील नहीं करते और अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं अंग्रेज़ों या यूरोपियन लोगों के मुकाबले। गांधी जी की मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषा में ही दी जानी चाहिए। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। टैगोर का शांति निकेतन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। यह अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होने की समर्थक थे। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी के कट्टर आलोचक थे। वहीं टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। यानी कि महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज़ी माध्यम से अंग्रेज़ी तरीके से शिक्षा भारत में दी जाए, लेकिन टैगोर चाहते थे कि भारत में जो शिक्षा दी जाए वो मिली जुली प्रकार की दी जाए, जिसमें आधुनिक या जो भी यूरोपियन विचार हैं उनको भी शामिल किया जाए और भारत की जो परंपरा की अच्छी चीज़ें हैं उनको भी शामिल करके शिक्षा में को बेहतर बनाया जाए। तो ये हमारे इस लेसन के शॉर्ट नोट्स हैं। जितना भी हमारे लेसन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आपको जब भी ऐसा लगे कि पूरा लेसन रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपको ये सभी याद रहें।